वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी लेसन नंबर 8 की शिथिलीय वक्र और क्यूरी नियम के साथ ही हमने वो लेसन कंप्लीट कर लिया था। आज इसी कड़ी में अपने बात करने वाले हैं लेसन नंबर 9 की, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। और अपने इस साल जो कोरोना काल में सिलेबस थोड़ा कम हुआ है उसमें मैं एक ज़रूरी बात ये बता दूं कि लेसन नंबर 9 में से कोई भी टॉपिक नहीं हटा है। लास्ट ईयर जो टॉपिक लग रहे थे वो कम्प्लीटली यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। इसी प्रकार से 10वें लेसन में से भी केवल 2 डेफिनेशंस वगैरह हटी है, छोटा सा लगभग 1 पेज मान सकते हो आप मैक्सिमम। उसके अलावा वहाँ से भी कुछ नहीं हटा है, यानी कि हमें लास्ट ईयर जितना भी सिलेबस था 9th लेसन का वो हमें कंप्लीट आज इस साल भी पढ़ना होगा। ओके। और एक चीज़ और है कि कोरोना काल में जो भी सिलेबस से हटा है वो अपने लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो सिलेबस कंप्लीट ही आना है। आप पीएमटी के एग्ज़ाम दोगे या AIEEE का एग्ज़ाम दोगे, IIT का दोगे या नीट का एग्ज़ाम, जो भी XYZ टेक्निकल या इसी प्रकार से आप एयरफोर्स के लिए जो एग्ज़ाम देते हो, नेवी के लिए जो एग्ज़ाम देते हो, उसके अंदर जो सिलेबस आता है बच्चों को कंप्लीट आता है। वो ये नहीं कहता कि कोरोना काल था तो आपका ये सिलेबस हम कम कर देते हैं या उस साल वाले बच्चों के लिए सिलेबस कम कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिलेबस कम किया है वो टेक्निकल एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए एक प्रकार से नुकसानदायी होता है। तो मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा कि आप लोग उस कंप्लीट सिलेबस को पढ़ने की एक बार अवश्य कोशिश करें, ताकि भविष्य में जब भी वो टॉपिक आपको दोबारा पढ़ना पड़े तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक हमने पहले से पढ़ा था, ऐसा कुछ होता भी है। यदि उसको आप स्टार्टिंग में नहीं पढ़ोगे तो भविष्य में जब भी आप उस टॉपिक को दोबारा से हटाओगे जब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार ये कहाँ से आ गया, तो वो अनजाना सा हमें महसूस होगा। तो हमें अनजाना सा महसूस ना हो इसीलिए आप एक बार कंप्लीटली उसकी तैयारी करोगे, प्रत्येक टॉपिक को जैसे पढ़ने की कोशिश करोगे। इससे हो सकता है कि 12th क्लास में तो आपके एग्जाम में वो टॉपिक नहीं आ रहा हो, लेकिन आपके में जो आगे कंपटीशन एग्जाम है, जो लाइफ जहाँ पे सेटल होनी है वहाँ पे वो चीज़ें आपके काम आती है। और अपने लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो बच्चा अपना 9th और 10th लेसन है उनमें से कोई भी टॉपिक नहीं हटा है। इसके अलावा हमने कंप्लीट सिलेबस पढ़ लिया है, कवर कर लिया है, कंप्लीट पढ़ा है। उनमें से कुछ ना कुछ हटे थे, तो जिन बच्चों ने लगातार स्टडी की है उन बच्चों ने कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर लिया था और कंप्लीट सिलेबस पढ़ भी लिया था, वो उनके लिए एक बेनिफिट था। और आगे जो टॉपिक बचे हुए, जो लेसन बचे हुए, उनमें से कुछ भी नहीं हटा है, इसका मतलब वो भी कंप्लीट पढ़ने वाले। तो शॉर्ट एंड स्वीट बात ये होगी कि जिन्होंने मेरे वीडियो रेगुलर देखे हैं, रेगुलर क्लास ली है, उन्होंने इस साल का 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस कवर कर लिया है, तो उनको वो टेंशन नहीं होने वाली है। अब आप जब भी रिवाइज करते हो तो आप जो भी सिलेबस बचा हुआ है उनको ही केवल रिवाइज कर लेना, ताकि इस एग्ज़ाम में भी आपको फ़ायदा हो और आपने पीछे का पूरा पढ़ लिया था उसका फ़ायदा भी आपको आगे के एग्ज़ाम में होने वाला है, जब भी आप टेक्निकल लाइन के एग्ज़ाम दोगे अपनी लाइफ के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो भी आप समझ सकते हो। ओके, तो बच्चों सबसे पहले इस लेसन में आज अपने बात करने वाले हैं कि चुंबकीय फ्लक्स φB क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहोगे? अपने पास ये एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसको मैंने बच्चों B वेक्टर नाम दे दिया और उसकी एक निश्चित डायरेक्शन है। इस प्रकार से हमने चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। इस चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों हम क्या करेंगे कि एक बंद पृष्ठ रख देंगे। बंद पृष्ठ रख दिया, इसका एक निश्चित क्षेत्रफल भी होगा। ये पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है। इसका क्षेत्रफल बच्चों मैंने कैपिटल A ले लिया। ओके, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए कि क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होती है। बच्चों क्षेत्रफल की डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये, या फिर यूँ समझ लो कि ये अपने पास एक क्षेत्रफल है, वर्ताकार है, तो इस वर्ताकार के अपने पास 2 भाग मिलेंगे, एक तो इस साइड का भाग और एक इस साइड का भाग। दोनों ही साइडों की यानी कि क्षेत्रफलों की जो दिशा होगी वो अलग अलग होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, यानी कि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। इस साइड वाले भाग के लिए जो क्षेत्रफल की दिशा आएगी बच्चों वो इस डायरेक्शन में आएगी, और इस साइड वाले भाग के लिए क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन आएगी वो इस प्रकार से आएगी। इसी प्रकार से आप एक घन या घनाभ के आकार की कल्पना कर लो, जैसे कि अपने चौक के बॉक्स होते हैं या फिर अपने माचिस की तिल्लियों वाली जो माचिस होती है उसको समझ सकते हो। तो उसके 6 फलक होते हैं, 6 पासे होते हैं, यानी कि 6 क्षेत्रफल आप एक प्रकार से समझ सकते हो कि उसका कंप्लीट क्षेत्रफल 6 भागों में बंटा हुआ रहता है। तो प्रत्येक भाग का जो क्षेत्रफल की डायरेक्शन है वो पृष्ठ के लंबवत होगी, यानी कि एक दिशा तो आपको इस प्रकार से मिलेगी,
एक की डायरेक्शन आपको इस प्रकार से मिलेगी, एक की डायरेक्शन ऊपर मिलेगी, एक की डायरेक्शन नीचे मिलेगी, एक इस प्रकार अंदर की ओर, एक इस प्रकार बाहर की ओर, यानी कि जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक क्षेत्रफल का कोई भी छोटा सा पासा है, यानी कि कोई भी आकृति है, उसको हमने रख दिया और इसको मैंने वर्ताकार कंज्यूम कर लिया, वर्ताकार एज्यूम किया, माना है। ओके, बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो किसे कहोगे चुंबकीय फ्लक्स? किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्यमान बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। अब चुंबकीय फ्लक्स का बच्चों मान कितना होता है? फाई बी का मान होता है चुंबकीय क्षेत्र बी और पृष्ठीय क्षेत्रफल ए के अदिश गुणनफल के तुल्य। किसके तुल्य होता है? अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। और यहाँ से यदि आप फाई बी निकालना चाहते हो तो बच्चों उसका मान बी ए और डॉट था, अदिश गुणा था, उसके स्थान पे क्या आ जाएगा? कोस थीटा बन जाता है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का सिंपल एक मान होता है। अब यदि आप ये जो भाग ले रहे हो, वर्ताकार भाग या किसी भी आकृति का एक निश्चित पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेते हो, तो क्षेत्रफल आप यदि इसका क्षेत्रफल डीए मानते हो, कितना मानते हो? डीए। डीए का मतलब कि वेरी स्मॉल क्षेत्रफल है। तो बच्चों फ्लक्स फिर किस प्रकार से निकलेगा? डीए क्षेत्रफल के लिए जो फ्लक्स होता है वो डी फाई होता है, यानी कि फिर ये डी फाई निकल के आता है और बी डी ए कोस थीटा, यानी कि ए के स्थान पे क्या लिख दिया? डी ए लिख दिया। अब कंप्लीट आकृति का यदि आपको फ्लक्स निकालना पड़े ना, तो बच्चों दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। डी फाई बी इज इक्वल क्या आ जाएगा? बी डी ए कोस थीटा, इसका भी इंटीग्रेशन। डी फाई बी का बच्चों आ जाता है फाई बी, और यदि आवश्यकता पड़े तो आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हो और ये बन जाता है बी कोस थीटा। इंटीग्रेशन किसका हो जाता है? डी ए का हो जाता है। यानी कि आप इंटीग्रेशन के आधार पे भी इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपने क्षेत्रफल कितना लिया है। क्षेत्रफल यदि ए लेते हो तो फ्लक्स फाई बी बन जाता है, और डी ए क्षेत्रफल यानी कि एक अल्पांश क्षेत्रफल लेते हो तो फ्लक्स है वो अपना क्या बन जाएगा? डी फाई बी बन जाता है। तो ये सिंपल चुंबकीय फ्लक्स की कंडीशन थी। अब यहाँ पे बच्चों कुछ विशेष स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। पहली स्थिति तो बच्चों ये हो जाएगी जब फ्लक्स, या यूं कह लो जब थीटा 0 डिग्री हो। इसका मतलब क्या होगा? थीटा 0 डिग्री कब होता है? देखो बी और ए के बीच एंगल बनेगा थीटा। बी और ए के बीच एंगल थीटा यानी कि 0 तब बनता है जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बच्चों आपको नजर आ रही है। ओके, तो यहाँ से एक की डायरेक्शन भी आपको इसी दिशा में लेके आनी है। तो आप बच्चों कल्पना कर सकते हो किस प्रकार से भाग है। तो यदि एक की डायरेक्शन हमें इधर बनानी है तो इसमें जो पृष्ठ आएगा वो इधर वाला काम में आएगा, इधर वाले पृष्ठ की बात होगी उस केस में। तो ठीक है, तो उस केस में ए और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा। अब 0 डिग्री यदि बच्चों एंगल बनता है तो फाई बी का मान कितना बचेगा? कोस 0 का मान तो 1 होता है, मान कितना बच जाता है? फाई बी का मान बी ए, यानी कि एक प्रकार से मैक्सिमम मान होता है। सेकंड यदि कंडीशन की बच्चों अपने बात करें कि जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, कितना हो जाए? 180 डिग्री हो तो क्या होगा? अब 180 डिग्री कब हो सकता है? 180 डिग्री बच्चों तब हो सकता है जब अपने पृष्ठ है वो क्या करेंगे? इधर वाला काम में लेंगे। मतलब क्या हो गया कि ए की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन तो हमने फिक्स कर दी है बच्चों। ए की डायरेक्शन है वो इस दिशा में होनी चाहिए और ए इस दिशा में तभी आएगा जब आप इधर वाला पृष्ठ काम में लोगे। अब इधर वाला यदि पृष्ठ काम में लेते हो तो ए और बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो गए। बी बच्चों इस दिशा में है, ए इस दिशा में है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा कंप्लीट 180 डिग्री का। यानी कि आप यूँ भी कह सकते हो कि ए और बी एक दूसरे के प्रति समांतर है। तो यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो जाए तो कोस 180 का मान बच्चों -1 होता है। उस केस में जो फाई बी निकल के आता है वो माइनस का बी ए निकल के आता है। ओके,
तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात अपने समझ में आती है कि जब थीटा का मान 0 है तो फ्लक्स है वो पॉजिटिव है, और थीटा का मान 180 डिग्री है तो फ्लक्स है वो नेगेटिव है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो थीटा का मान 0 है उस केस में आप लोगों ने एक बात देखी थी कि थीटा का मान 0 कब था, जब हमने इधर वाला पृष्ठ काम में लिया था। देखो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं है ना, वो इस भाग में तो प्रवेश कर रही हैं और इस भाग से निर्गत हो रही है। क्या हो रहा है, इधर वाले भाग में तो बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश कर रही है, और इस वाले भाग से क्या हो रही है, निर्गत हो रही है। तो इस भाग में प्रवेश कर रही है, तो इस भाग के लिए यानी कि इधर वाले भाग के लिए जो भी फ्लक्स होगा वो प्रवेशित फ्लक्स हो जाएगा, और जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इस भाग से निर्गत हो रही है, तो इधर वाले जो भाग के लिए जो भी फ्लक्स होगा वो हो जाएगा निर्गत फ्लक्स। तो बच्चों ये तो था अपने पास कंडीशन है निर्गत फ्लक्स की। किसकी कंडीशन थी, निर्गत फ्लक्स की। और ये कंडीशन किसकी थी, ये बच्चों थी प्रवेशित फ्लक्स की कंडीशन थी। तो अपने पास निर्गत फ्लक्स है बच्चों वो पॉजिटिव हो गया, और प्रवेशित फ्लक्स है बच्चों वो नेगेटिव हो गया। यहाँ पे निर्गत और प्रवेशित दोनों को यदि आप एक साथ कंबाइन करते हो तो आप लोग क्या देखोगे कि प्रवेशित और निर्गत दोनों का जो योग निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है। क्यों, क्योंकि एक तो प्लस का बी ए और दूसरा कितना है, माइनस का बी ए हो गया, तो दोनों का कंप्लीट योग है वो 0 बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में आप एक बंद पृष्ठ को रखते हो तो उसका जो कुल फ्लक्स होता है बच्चों वो हमेशा 0 होता है, उससे संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्यों, 0 होने का मतलब क्या हो गया, अब जैसे कोई ये बोल दे हमें, यहाँ से अपने सामने एक कंडीशन निकल के आ जाए, बच्चों को ये बोल दे कि फाई बी इज इक्वल 0 है, ऐसा केस हो गया, उसके लिए फाई बी इज इक्वल 0 है। इससे आप क्या समझते हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों कि इस पृष्ठ से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स है वो 0 है, अर्थात जितना चुंबकीय फ्लक्स प्रवेशित है उतना ही चुंबकीय फ्लक्स उसके लिए निर्गत हो रहा है, यानी कि परिणामी चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। ऐसी कुछ शर्त बन जाती है। अब यहाँ पे एक तीसरा केस बच्चों और उत्पन्न होता है, क्या कि जब थीटा का मान कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो, कितने डिग्री हो, 90 डिग्री। अब उस केस में आप क्या करोगे, 90 डिग्री का मतलब बच्चों ये हो जाएगा कि पहले तो ऐसे था, उसमें तो 0 डिग्री और 180 डिग्री बन रहे थे, अब इसको ऐसे रोटेट कर दिया हमने, इसको ऐसे रख दिया। ऐसे यदि रखोगे ना तो क्षेत्रफल की डायरेक्शन बच्चों ऊपर या फिर आप नीचे भी समझ सकते हो। तो चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार से जाएंगी, क्षेत्रफल इस प्रकार से होगा। तो आप जब देखोगे तो इसके अंदर से कोई भी चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरेगी। चुंबकीय बल रेखा क्यों नहीं गुजरेगी, क्योंकि ऊपर की बल रेखाएं इस प्रकार से इसके समांतर गुजर जाएंगी, नीचे की बल रेखाएं भी इसके इस प्रकार से समांतर गुजर जाएंगी। यानी कि जब इसको आप इस प्रकार से रखते हो, दोनों के बीच एंगल, मैंने क्या किया, इसको बच्चों मैंने ऐसे रख दिया, तो ए इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा, उस केस में ए और बी के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। और कोस 90 का मान बच्चों 0 होता है, अतः फाई बी का मान 0 होता है। यानी कि हमने प्रैक्टिकली रूप, इसको हमने थ्योरेटिकली रूप से समझ लिया कि फाई बी है वो 0 बन रहा है, और वास्तव में कॉमन सेंस के आधार पर बात करें तो भाई अपने जो ऐसे पृष्ठ रखा हुआ है उस पृष्ठ के अंदर से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरने वाली है, क्योंकि एक बल रेखा इस प्रकार समांतर गुजर जाएगी और एक बल रेखा इस प्रकार से गुजर जाएगी, यानी कि परिणामी चुंबकीय जो बल रेखा इसके अंदर से गुजरेंगी वो 0 होंगी, यानी कि फ्लक्स है वो 0 होने वाला है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि यदि आप तीसरे केस की बात करते हो तो यहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री, उस केस में चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो 0 रहता है। तो यहाँ पे मोस्टली 3 केस हो गए, निर्गत फ्लक्स, निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, प्रवेशित चुंबकीय फ्लक्स, और यहाँ पे फ्लक्स का मान 0 हो गया। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।